Jai Hind students, Jai Hind everyone. Today basically we have gathered here to discuss about how to score 40 plus marks in maths. Okay, and abhi we have still 1 month left in our hand and 30 days are of course not less. तो इन 30 days में हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं ताकि हमें मैथ्स में अच्छा स्कोर मिल सके। अभी पहले तो ये समझते हैं कि मैथ्स में स्कोर करना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल जस्ट एनालाइज दैट हाउ मच वी कैन स्कोर एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू स्कोर दोज मेनी मार्क्स। सबका अपना एक एम होगा, उस हिसाब से यू कैन प्लान आउट, ठीक है। सो बेसिकली होता ये है कि एज यू ऑल नो देर इज अ सेक्शनल कट ऑफ विच इज ऑफ 20 मार्क्स। तुमको हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स स्कोर करने ही पड़ते हैं। But over here, we will not target just 20 marks because we don't want to score only the minimum. हमें तो स्कोर भी ज्यादा करना है ना, बिकॉज वी हैव टू क्लियर द कट ऑफ फॉर AFA, IMA, INA ऑल्सो, ठीक है। और जनरली होता क्या है कि इन तीनों के कट ऑफ्स में 10-15 मार्क्स का डिफरेंस होता है। इन दिस ऑर्डर ओनली AFA का हाईएस्ट होता है, IMA उससे थोड़ा कम, INA उससे थोड़ा कम। और इसके कट ऑफ में जो भी तुम्हारे 10-15 मार्क्स का डिफरेंस है, दैट कैन बी कवर्ड विथ मैथ्स। एंड व्हाई एम आई सेइंग मैथ्स, बिकॉज मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है which can which can be scoring for you. GK and English after a point it can't get you so many marks as maths can get you, ठीक है। maths can be scoring. So let's say कि your target is you want to score 40 plus marks which is pretty much gettable. अगर तुम एक महीना सिर्फ प्रिपेयर करते हो तो 40 प्लस मार्क्स इजीली तुम ले सकते हो। ऐसा इसलिए है बिकॉज CDS का जो मैथ्स का सिलेबस है, first of all you need to understand that it is not what they ask in the NDA exam, है ना। जो 11th 12th का सिलेबस होता है, it's not like that. You have to generally cover syllabus till 10th standard. तो ये जो 10th स्टैंडर्ड तक का सिलेबस होता है, ये काफी बेसिक और काफी अंडरस्टैंडिंग और लॉजिक पे डिपेंड होता है। तो इन दोज टॉपिक्स अगर तुम्हें पता है कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, इफ यू नो द पैटर्न, यू कैन इजीली स्कोर दीज मेनी मार्क्स। एंड दिस इनफैक्ट कैन बी डन जस्ट विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे स्टडी करना है, दैट आई हैव in detail I have explained in this maths crash course. So crash course is basically nothing, 30 days में जो भी important topics है, all those important topics are covered through questions, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि टॉपिक पढ़ाया खत्म कर दिया। तो बेसिकली all those topics are covered through questions और CDS के ही previous year questions है। So you don't need to go here and there searching for question papers, or you don't need to select the questions. I've already selected the questions which are being repeated many times, and all those questions are clustered according to the topic, and I have uh, detailedly explained in this course, okay। So basically if you just do this course, it's very easy for you to score 40 plus marks, but I'll give you a brief description as to what all topics are important, and all these topics I've covered in the course। पर इस वीडियो में हम इतना समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ओनली दोज टॉपिक्स कैन फेच यू 40 प्लस मार्क्स, ठीक है। सो बेसिकली फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, दैट टॉपिक इज, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, अलजेब्रा। भी अलजेब्रा में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देयर माइट बी वेरी बिग इक्वेशंस। उन इक्वेशंस को या तो तुम्हें सॉल्व करना है, या फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे तुम्हें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ढूंढने होते हैं। एक तुम्हें प्लेन इक्वेशन दी जाएगी, उसमें से बोलेंगे व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। कभी बोलेंगे कि इस इक्वेशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं। सो ऑल दोज क्वेश्चंस जहाँ पे तुम्हें अलजेब्रा का यूज होगा, तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। फिर इसमें देर इज अनदर थिंग कॉल्ड एज सिंप्लीफिकेशन। तो अभी तक जो हमने देखा कि सॉल्विंग इक्वेशंस, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि कौन से टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। फर्स्ट इज सॉल्विंग इक्वेशंस, सेकंड इज सिंप्लीफाइंग दीज इक्वेशंस, क्योंकि बहुत बार तुम्हें ऐसा एक्सप्रेशन दे देते हैं और बोलते हैं कि व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, है ना। कोई बहुत लंबा सा एक्सप्रेशन दे देंगे और ऑप्शन में दिया रहेगा x+2 x-2, तो इतना लंबा इक्वेशन इतने छोटे इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो दैट इज नथिंग बट सिंप्लीफाइंग, ठीक है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट आर द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इफ सो एंड सो कंडीशंस आर ट्रू। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस
पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देन देयर इज प्लेन अलजेब्रा, जहाँ पे तुम्हें सिंपली एक्स और वाई के टर्म्स में एक इक्वेशन दी जाएगी एंड दे विल आस्क यू बेस्ड ऑन सम कंडीशन, ठीक है। सो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कुछ, कंडीशन बेस्ड। और कंडीशंस किस पे होगी? ऑब्वियसली कंडीशन विल बी बेस्ड ऑन द वेरिएबल्स, ठीक है। तो कंडीशन बेस्ड का हो या वेरिएबल बेस्ड, ठीक है। तो ये बहुत जनरल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, पर जो भी क्वेश्चन में कंडीशन दी होती है उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू सॉल्व। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज AMGM। अब ये आई एम प्रीटी श्योर इफ यू गो एंड सर्च फॉर AMGM यू विल नॉट गेट एनीवेयर। बहुत रेयरली तुम्हें ये कंसेप्ट कहीं मिलेगी, बिकॉज दिस इज मोस्टली टॉट फॉर JEE एडवांस। पर ये इतनी कोई डिफिकल्ट कंसेप्ट है नहीं, इट्स वेरी वेरी इजी। एंड ट्रस्ट मी, एवरी ईयर कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं इस कंसेप्ट पे, बट बिकॉज देर आर अदर वेज टू सॉल्व तो कोई ये कंसेप्ट लगा नहीं पाता है। बट दिस इज अ वेरी इजी कंसेप्ट, इफ यू नो यू कैन इजीली सॉल्व इट। एंड इन दिस कोर्स आई हैव एग्जैक्टली शोन यू, इस पर एक अलग से वीडियो है इस कोर्स में, एंड आई हैव शोन यू कि इस सिर्फ इस कंसेप्ट के ऊपर हाउ विल यू गेट क्वेश्चंस एंड हाउ दोस क्वेश्चंस विल बी सॉल्व, ठीक है। एंड इस सब पे एक अलग अलग वीडियो है इस कोर्स में, एंड देर आर क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन दीज कंसेप्ट्स विच हैव बीन रिपीटेडली आस्क्ड। ऐसा नहीं कि एक बार सॉल्विंग इक्वेशंस पूछा तो खत्म कर दिया, नेक्स्ट टाइम नहीं पूछा। एक ही पेपर में इनफैक्ट देर आर 2 to 3 क्वेश्चंस जस्ट ऑन सिंप्लीफाइंग। So if you know how to simplify algebraic expressions, so that itself can give you 2 to 3 questions, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, पर एवरी क्वेश्चन ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूशन हैज अ डिफरेंट अप्रोच। कहीं कहीं पे तुम्हें डायरेक्टली डोमेन रेंज के यूज से आंसर निकालना है, कहीं कहीं पे तुम्हें इसके साथ दे विल क्लब सम अनदर कंसेप्ट लाइक ट्रिग्नोमेट्री या कोई और कंसेप्ट दे देंगे तो उसका लॉजिक लगाना है। So again, I have covered these type of questions also in the crash course, and I have told you कि कौन से type of question में तुम्हें कैसे approach करना है और कैसे दिमाग लगाना है। और trust me, it's very simple। अगर तुम एक बार तुम्हारी पकड़ आ जाती है इन concepts पे, then तुम चाहकर भी भूलोगे नहीं ऐसे concepts, ठीक है। So this is all about algebra। तो algebra में alone you can actually solve about 7 to 8 questions, ठीक है। एंड दीज आर श्योर टॉपिक्स जो हर बार हर साल हर पेपर में आते हैं। हार्डली कोई पेपर होगा जिसमें कोई इक्वेशन सॉल्विंग पे क्वेश्चन नहीं होगा, सिंप्लीफाई करने में कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सो इफ यू सी, आई हैव गिवन यू 5 टॉपिक्स, और हर टॉपिक में से कम 1-2 क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। सो इफ वी टेक ऑन एवरेज कि हर बच्चा सॉल्व कर पाए, तो 7 to 8 क्वेश्चन तो हर बच्चा सॉल्व कर ही पाएगा, ठीक है। एंड दैट टू इन अ वेरी लिमिटेड टाइम। एंड व्हाई एम आई सेइंग, बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब टाइम का कंसेप्ट नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो 2 hours का टाइम मिलता है तुम्हें मैथ्स पेपर के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, दैट आल्सो विल डिस्कस। एट द एंड आई विल टेल यू कि कैसे तुम्हें इस 2 hours को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो एंड तक देखना, बिकॉज एंड में हम ये डिस्कस करेंगे कि तुम्हारा कितने मार्क्स का टारगेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर टाइम लिमिट, ठीक है। सो दैट वी विल डिस्कस। सबके लिए अलग हो सकता है, पर सबके लिए बताऊंगा कि अगर तुम्हारा कितना टारगेट है तो तुम कितने देर में कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। विल डिस्कस दैट इन डिटेल, ठीक है। सो दिस इज अबाउट अलजेब्रा टॉपिक। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ट्रिग्नोमेट्री। अभी ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो आई थिंक 8th या 9th स्टैंडर्ड से इट इज हॉन्टिंग एवरीवन, ठीक है। पर ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है, अगर इफ यू लर्न ट्रिग्नोमेट्री वेल, आई कैन प्रॉमिस यू दैट again around 7 to 8 questions you can very easily do, very easily। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो ओरली कर सकते हो तुम, पर उसके लिए तुम्हें कंसेप्ट पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन के लिए अप्रोच क्या है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस का एक बहुत पर्टिकुलर अप्रोच होता है। यू कैन नॉट डू देम जस्ट लाइक दैट। अगर तुम्हें प्रैक्टिस नहीं है तो तुम कर नहीं पाओगे। पर द बेस्ट पार्ट इज कि CDS फॉलोज अ वेरी स्पेसिफिक एंड सर्टेन पैटर्न व्हेन इट कम्स टू ट्रिग्नोमेट्री। उस पैटर्न के बाहर CDS कभी नहीं जाता। सो अगेन ट्रिग्नोमेट्री के क्या टॉपिक्स है? फर्स्ट, मिन मैक्स वैल्यू। यू मस्ट हैव सीन मेनी क्वेश्चंस ऑन दिस। कोई तो एक अजीब सा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन देंगे, उसमें सारा साइन थीटा कॉस थीटा स्क्वायर क्यूब बहुत कुछ डाल देंगे एंड बोलेंगे कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू ढूंढो, ठीक है। सो मिन मैक्स वैल्यू पे बहुत कंसेप्ट आते हैं, सॉरी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और ये बहुत इजी कंसेप्ट है। बहुत बार लगता है कि यार इसमें तो किसी भी वैल्यू पे कुछ भी आ सकता है, तो मैं कैसे मिनिमम या मैक्सिमम ढूंढूं।
But the best part is कि trigonometry follows a certain pattern. As I told you ना, trigonometric questions follow a certain specific pattern. उस अप्रोच से करोगे तो तुम्हारा हर क्वेश्चन बन जाएगा, और अगर उस अप्रोच से नहीं करोगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा. इट्स लाइक दैट. सो दैट्स द बेस्ट एंड द वर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कि बहुत ही एक स्पेसिफिक पैटर्न और एक स्पेसिफिक अप्रोच है. तो और इस इसमें अगेन मिन मैक्स वैल्यू में देयर आर टू टू थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. एवरी टाइप आई हैव कवर्ड इन दिस. जो क्रैश कोर्स तुम्हें नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसमें एक अलग सा पूरा वीडियो मैंने सिर्फ मिन मैक्स वैल्यू के लिए बनाया, बिकॉज इस सिर्फ इसी टॉपिक पे 2 to 3 क्वेश्चन हर पेपर में तुम्हें मिलेंगे. और ये रिसेंट पेपर्स की बात कर रहा हूँ मैं. दिस इज नॉट बहुत पुराने पुराने पेपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि 2010 में पूछा था, 2012 में एक बार पूछा था, ऐसा नहीं है. अभी जो रिसेंटली जो पेपर्स आए उसी में तुमको ये क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे. ठीक है. तो दो से तीन क्वेश्चन मिन मैक्स वैल्यू के हर पेपर में मिल रहे हैं. अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे. एवरी टाइप इज कवर्ड, और हर टाइप का एक स्पेसिफिक और बहुत ही ईजी अप्रोच. ट्रस्ट मी, इफ यू नो दिस टाइप ना, तो यू कैन लिटरली सॉल्व द क्वेश्चंस इन इजीली इन 30 सेकेंड्स. मतलब 30 सेकेंड्स आर ऑल्सो वेरी, मतलब ज्यादा ही बोल रहा हूँ मैं. इनफैक्ट ओरली भी कर सकते हो. ठीक है. बट यू शुड नो द कंसेप्ट, यू शुड नो द अप्रोच. सो बेसिकली इसके ऊपर तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे. सेकेंड थिंग जो बहुत ज्यादा तुमने देखा होगा, इसमें भी एक सिंप्लीफाइंग आता है. ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा को मिलाकर एक सिंप्लीफाइंग क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. अब जैसे अगर एकदम ही सिंपल एग्जांपल देना हो, तो अगर मैंने पूछा कि व्हाट इज साइन थीटा अपॉन कॉस, ठीक है, और मैंने ऑप्शंस में दे दिया है तुम्हें tan थीटा, sec थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, तो तुम्हें पता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, tan थीटा. और ऑब्वियसली अभी हम 5th स्टैंडर्ड का पेपर तो नहीं लिखने जा रहे, तो ये वाला क्वेश्चन तो नहीं आएगा. पर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत आएंगे जहाँ पे बहुत ही लंबा लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन दिया होगा, एंड ऑप्शंस में एक ऐसे छोटा छोटा टर्म होगा. तो अगेन यू विल थिंक यार इतने लंबे एक्सप्रेशन का इतना छोटा आंसर कैसे हो सकता है. ठीक है. पर वही मैंने बताया है कि कैसे तुम्हें सिंप्लीफाई करना है. और सिंप्लीफाइंग के भी कुछ ऐसे टेक्निक्स है जो बहुत फास्ट है. ठीक है. 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स या मैक्सिमम 40-50 सेकेंड्स में वो क्वेश्चन बन जाता है. तो अगेन दैट आई हैव कवर्ड इन दिस कोर्स. मतलब सिर्फ सिंप्लीफाइंग पे एक अलग से वीडियो है जहाँ पे यू विल गेट टू नो कि हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू दीज रेशियोज, एंड हाउ टू ये कन्वर्ट करने के बिना भी तुम कैसे फास्ट आंसर निकाल सकते हो, ये भी मैंने बताया. ठीक है. एंड अगेन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड मेनी टाइम्स रिपीटेडली. तुम अगर कोई भी एक भी पेपर उठाओगे तो उसमें तुम्हें पक्का मिलेगा ये सिंप्लीफाई करने वाला बड़ा सा एक्सप्रेशन और छोटे छोटे ऑप्शन. ठीक है. so we will get to know how to do that. एंड थर्ड, अगेन दिस टॉपिक, ये तो हमें बोर्ड्स से आ रहा है ना. बोर्ड्स के टाइम से इस टॉपिक ने ना पीछा छोड़ा है. हर बार आता ही आता है. हाइट्स एंड डिस्टेंसेस. तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में कुछ नहीं है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री. इससे ज्यादा आसान ट्रिग्नोमेट्री कहीं नहीं है. मतलब मिन मैक्स और सिंप्लीफाई करने में भी फिर भी दिमाग लगता है. और हाइट एंड डिस्टेंस में अगर एक बार तुम्हारा डायग्राम बन गया, उसके बाद कुछ नहीं करना है. अब ये डायग्राम कैसे बनाना है, कैसे टाइप के डायग्राम्स आते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें भी एक बहुत स्पेसिफिक पैटर्न है जो तुम्हें फॉलो करना है. तो उसी पैटर्न के ही क्वेश्चंस आते हैं. तो अगेन ऑल दोज पैटर्न्स आई हैव कवर्ड ओवर हियर इन दिस कोर्स. एंड बहुत स्पेसिफिक पैटर्न है जो सीडीएस पूछता है. इनफैक्ट बोर्ड्स में भी यू वोंट गेट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दीज. स्पेसिफिक 3 या 4 मैक्सिमम पैटर्न्स है जिसके ऊपर ही बार बार क्वेश्चंस आते हैं. और एक पेपर में एक क्वेश्चन नहीं आता है, इसके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं. तो ऑन एवरी टॉपिक यू विल गेट मिनिमम 3-4 क्वेश्चन. एंड देन देर इज मिसलेनियस. मिसलेनियस में मतलब कभी तुम्हें कोई कंडीशन बेस्ड आएगा या कोई वेरिएबल बेस्ड, जैसे हमने अलजेब्रा में देखा था वैसे ही मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं कभी कभी. कि कभी तुम्हें मिसलेनियस में रेंज के क्वेश्चन आ जाते हैं. देखा होगा तुमने जहाँ पे तुम्हें साइन थीटा, कॉस थीटा और ऐसे किसी एक्सप्रेशन की रेंज दे देते हैं, या थीटा की रेंज देते हैं और फिर तुम्हें किसी और रेशियो की रेंज ढूंढने बोलते हैं. जैसे मैंने तुम्हें थीटा की रेंज बता दी और साइन थीटा की रेंज पूछ ली. ऐसे क्वेश्चन आते हैं. इसमें कुछ कंडीशन या वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. ठीक है. 2-3 क्वेश्चन इसको मिलाकर आ जाते हैं मिसलेनियस. एंड दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इजी. अगेन आई हैव कवर्ड की वाई दे आर इजी एंड हाउ यू शुड थिंक. एक बहुत ही स्पेसिफिक अप्रोच है. वो अप्रोच लगाओगे तो ये सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस तुमसे हो जाए. ठीक है. क्वेश्चन को देख के ही तुम उसका नेचर पहचान सकते हो बेसिकली. ट्रिग्नोमेट्री का एज आई सेड दैट्स द बेस्ट पार्ट. कि क्वेश्चन को देख के तुम उसका नेचर पहचान सकते हो, और उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए.
और प्रैक्टिस एक बहुत स्पेसिफिक वे में होनी चाहिए। ये नहीं कि तुमने कोई भी रैंडम सी बुक उठाई या कोई भी रैंडम सा वीडियो देख रहे हो और तुम जान जाओगे, क्योंकि हमें एक्सपर्ट तो नहीं बनना है ना। 30 डेज में हमें स्कोर ज्यादा करना है। अगर तुम्हें ट्रिको का एक्सपर्ट बनना है तो फिर तुम शुरू हो जाओ, 9th की एनसीईआरटी उठा के शुरू हो जाओ, पर वो तो हमें करना है नहीं, है ना। वी हैव टू स्कोर मैक्सिमम इन मिनिमम मार्क्स। एक स्ट्रेटेजी है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, और वही स्ट्रेटेजी मैंने कोर्स के लिए भी फॉलो की है कि वी आर डिफेंस एस्पिरेंट्स, राइट। तो हमारा काम क्या है कि मिनिमम रिसोर्सेस में मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, मिनिमम रिसोर्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, तो दैट शुड बी आवर एम। और ये 30 डेज 40 मार्क्स का जो स्ट्रेटेजी है वो वही है, मिनिमम डेज एंड मैक्सिमम मार्क्स। तो उसके लिए यू शुड नो द अप्रोच, एंड इसीलिए वी आर बेसिकली सीइंग ऑल दीज टॉपिक्स की कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर इज मेंसुरेशन। ठीक है, सो मेंसुरेशन में if you see there are two, we can further divide it into 2D and 3D। 2D 3D मतलब समझ जाओ, 2D is nothing but एरिया पेरीमीटर के जो क्वेश्चंस होते हैं those are in 2D, एरिया पेरीमीटर, है ना, ये इसमें आ जाता है। और 3D में क्या आ जाएगा तुम्हारा, सरफेस एरिया, वॉल्यूम। 2D सरफेस, 2D एंड 3D शेप्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एरिया पेरीमीटर वाले क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाते हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले 3D में कवर हो जाते हैं। तो मेंसुरेशन में अगेन जो शेप्स होते हैं, हर शेप का तुम्हें एरिया पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सरफेस एरिया वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसमें ना जनरली दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तुम्हें डायरेक्टली पूछेंगे वो, नाउ व्हेन आई से डायरेक्ट, डायरेक्ट या तो शेप डायरेक्ट देंगे, ठीक है, या तो तुम्हें डायरेक्टली बताएंगे ढूंढना क्या है। जैसे डायरेक्टली एरिया पूछ लेंगे कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस शेप, या व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप। ठीक है, ये तुम्हें डायरेक्टली पूछेंगे, जिसमें शेप भी डायरेक्टली दिया होगा और क्या ढूंढना है वो भी डायरेक्टली दिया होगा। ठीक है, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सो रेक्टेंगल, तो ये हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन। अभी कुछ होते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। उस ट्रिकी क्वेश्चन में ना तुम्हें शेप पता होगी ठीक से, ठीक है, या फिर इस शेप में ही दो या तीन शेप से मिलकर ये एक शेप बनाएंगे। ठीक है, 2 to 3 शेप्स मिलाकर एक शेप बनता है इसमें। ये जनरली 3D में ज्यादा पूछते हैं। जैसे तुम्हें एक हेमिस्फीयर के ऊपर कोन रख दिया या फिर ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे। और इसमें तुम्हें डायरेक्टली ये भी नहीं बताते कि सरफेस एरिया ढूंढना है कि वॉल्यूम ढूंढना है, तुम्हें क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू सीडीएस, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस तो अगेन क्वेश्चन पढ़ के आंसर आ जाएगा। थोड़ी जो इजियर एग्जाम्स है एफकैट वगैरह, उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, पर सीडीएस में थोड़े ट्रिकी टाइप्स क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, दो तीन शेप मिक्स कर देंगे, सरफेस एरिया ढूंढना है कि वॉल्यूम ढूंढना है, यही पहला क्वेश्चन है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्या ढूंढना है। ठीक है, तो तुम कंफ्यूज बैठ जाओगे। तो यही सारा कंफ्यूजन हटाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारा अप्रोच। और सबसे पहले तुम्हें फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। तो फॉर्मूला लर्न करने का बेस्ट तरीका प्रैक्टिस करो, और सही प्रैक्टिस करोगे तो सही फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, वरना गलत फॉर्मूला यूज करके आओगे तो कोई इसका फायदा नहीं है। तो फॉर्मूला को याद कैसे रखना है, कौन सी शेप के लिए फॉर्मूला कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दिस पार्ट। डायरेक्ट मान लो तुम्हें दो तीन क्वेश्चन मिलेंगे, पर ट्रिकी क्वेश्चन तुम्हें 4-5 मिलेंगे। ठीक है, तो यहीं पे सारा गेम चेंज होता है। और ये भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 मिनट में तुम क्वेश्चन कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू डू इट। ठीक है, सो अगेन आई हैव कवर्ड बोथ द टाइप्स इन दिस कोर्स, एंड तुम इसमें देख सकते हो कि ट्रिकी क्वेश्चंस के शेप कैसे याद रखने हैं, फॉर्मूलाज कैसे याद रखने हैं, और याद रखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट उन्हें अप्लाई कैसे करना है, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला कैसे लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक फॉर्मूला पे ही आता है 2D और 3D शेप का। ऐसा तो नहीं है ना स्क्वायर का फॉर्मूला आज अलग था कल अलग है, वही है, पर यूज कैसे करना है उसे वो हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, और स्क्वायर तो सबसे बेसिक शेप है, तुम्हें बहुत सारे शेप्स पूछे जाते हैं। सीडीएस में हर टाइप का शेप पूछा जाता है, कब कौन सा आ जाए यू नेवर नो। ठीक है, सो आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस कोर्स। तो द बेस्ट इज कि यू, इफ यू सी दिस ट्रिकी वीडियो, ट्रिकी क्वेश्चंस का वीडियो इन द कोर्स, यू विल गेट टू नो अ लॉट। उसके बाद आई डोंट थिंक तुम्हें कभी भी मेंसुरेशन में प्रॉब्लम आएगी। 3D में भी नहीं आएगी, 2D तो आई थिंक फिर भी कवर हो जाता है, पर 3D में भी तुम्हें कभी मेंसुरेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो लोगों को सेल्फ स्टडी करनी है उनके लिए भी मेरा यही सजेशन है कि 3D पे ज्यादा फोकस करो और इन ट्रिकी क्वेश्चंस पे फोकस करो।
जहाँ पे तुम्हें 2-3 शेप्स मिलाकर क्वेश्चन पूछे। क्योंकि अगर तुम ये वाला कवर कर सकते हो ना, तो ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। दिस इज़ लाइक नथिंग फॉर यू, यू कैन डू इट ओरली आल्सो, ठीक है? और 20-30 सेकंड्स में तुम बहुत आसानी से कर सकते हो, बस तुम्हें अप्रोच पता होनी चाहिए, ठीक है? So after mensuration, we'll go next to this topic again. बहुत सारे बुक्स में ये टॉपिक सबसे पहले लिखा होता है। मैंने इसीलिए पहले नहीं लिखा क्योंकि मैं वेटेज के हिसाब से तुम्हें बता रहा हूँ। और इसको पहले नहीं लिखने का एक और रीज़न है जो मैं तुम्हें बताऊँगा। तो नंबर सिस्टम में ज़्यादातर कैसे टाइप के क्वेश्चन्स आएँगे? पहला तुम्हारा हो जाता है डिविजिबिलिटी रूल्स, है ना? बचपन में टीचर ने हमें रटवाए थे, हमने याद नहीं किए थे कि कैसे पहचानना है कि व्हिच नंबर इज़ डिविजिबल बाय व्हिच अदर नंबर। तो पहले तो इस पे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट नहीं आते, पर मिक्स होता है किसी और कांसेप्ट के साथ। सेकंड इज़ यूनिट डिजिट प्रॉब्लम्स। कोई तो बहुत बड़ा और अजीब-सा नंबर दे देंगे और बोलेंगे इसका यूनिट डिजिट ढूँढो। एंड थर्ड इज़ रिमाइंडर, ठीक है? तो बेसिकली रिमाइंडर प्रॉब्लम्स और ये यूनिट डिजिट प्रॉब्लम। अब नंबर सिस्टम्स मैंने पहले इसीलिए नहीं लिखा और इसका वेटेज इसीलिए इतना बड़ा डायरेक्टली नहीं है क्योंकि नंबर सिस्टम को जनरली किसी और कांसेप्ट के साथ क्लब करके देंगे तुम्हें, ठीक है? तो इसमें प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर का कांसेप्ट आता है और भी लिख ही देते हैं प्राइम, कंपोजिट नंबर, ठीक है? तो अलोन इस कांसेप्ट पे भी कुछ क्वेश्चन्स आते हैं, प्राइम और कंपोजिट पे। एंड अगेन प्राइम नंबर के कुछ ऐसे कांसेप्ट हैं जिस पे बार-बार, हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है? और एक ही या 2 ही कांसेप्ट्स है बहुत स्पेसिफिक, उसी पे बार-बार आता है क्वेश्चन। तो ये भी मैंने कवर किया है। रिमाइंडर और यूनिट डिजिट पे डायरेक्ट जो क्वेश्चन्स आते हैं ये भी कवर किया है, ठीक है? इस कोर्स में एंड यू कैन ईज़िली फाइंड देम। अलग-अलग वीडियो है इन दोनों पे, तो यू कैन ईज़िली फाइंड देम। फिर नंबर सिस्टम मैंने इसीलिए बाद में लिखा क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें शायद 5-6 मिलेंगे, पर इनडायरेक्टली इस पे क्वेश्चंस बाकी कांसेप्ट में क्लब करके दे देंगे, ठीक है? जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज़ हो गया या कोई और टॉपिक हो गया, उसके साथ क्लब करके तुम्हें बहुत क्वेश्चंस इस पे मिल जाएँगे। जैसे डिविजिबिलिटी रूल का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। दे वोंट आस्क यू कि अच्छा बताओ कि व्हाट इज़ द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, ठीक है? या 12। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा ऑफ कोर्स, थियरी एग्ज़ाम नहीं है। पर इसको किसी और कांसेप्ट के साथ क्लब करेंगे। डायरेक्ट सिर्फ इन दोनों पे आता है। यूनिट डिजिट और रिमाइंडर पे डायरेक्ट प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, पर बाकी सबको तुम्हें क्लब करके देंगे। हो सकता है तुम्हें फर्स्ट और फोर्थ कांसेप्ट को क्लब करके क्वेश्चन दे देंगे। तो तुम्हें इनको पढ़ना और इनको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पे कवर किया है। और इसमें मैंने तुम्हें मिसलेनियस भी बताया, इस पे मिसलेनियस क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, ठीक है? तो बेसिकली दिस कांसेप्ट कैन अगेन फेच यू अराउंड 5 टू 6 क्वेश्चंस वेरी ईज़िली, ठीक है? और ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर जिसने अच्छी पढ़ाई की या जिसने बहुत ही डिलिजेंटली जो पढ़ाई कर रहा है और बहुत रिलीजियसली सारे क्वेश्चंस पढ़ रहा है, सारे कांसेप्ट कर रहा है और यहाँ पे मैंने कम से कम 100 से ज़्यादा पीवाईक्यूज़ कवर किए। तो अगर तुम सोचो अगर तुम 100 प्लस पीवाईक्यूज़ पिछले 5-10 साल के कवर करके जाओगे रिलीजियसली, तो तुम्हें कौन ही रोक सकता है यार 40 प्लस लाने से? और ये 40 प्लस तो मिनिमम बता रहा हूँ मैं। अगर तुम बहुत अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करोगे तो 50 टू 60 मार्क्स भी आराम से ला सकते हो। क्योंकि ये जो मैं जो भी लिख रहा हूँ ना ये मिनिमम बता रहा हूँ, कि मतलब कोई आके ये ना बोले कि सर वो उसका दिमाग ज़्यादा चलता है, वो सॉल्व कर लेता है, मैं नहीं कर पाता। लगता है ना जेनुइनली कभी-कभी लग सकता है किसी को। तो ऐसा भी अगर कोई है जिसका कॉन्फिडेंस बहुत कम है, वो भी 5-6 क्वेश्चन आराम से कर लेगा, क्योंकि तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्वेश्चन बनने लगेंगे और पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो पीवाईक्यू से एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आता है यार, कि ये क्वेश्चन तो पहले आया हुआ है और आया हुआ क्वेश्चन मैंने 1 मिनट में कर दिया, तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर तो जो नहीं बनने वाला क्वेश्चन भी बन जाता है। पर फॉर दैट यू नीड अ स्पेसिफिक अप्रोच और काम के क्वेश्चंस करना इम्पोर्टेंट है उसके लिए। ये नहीं कहीं भी रैंडमली कोई भी बुक उठा ली, कोई भी कोर्स उठा लिया, कोई भी वीडियो चालू है और देख रहे हो। खराब होगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पर बात ये होती है ना कि कम टाइम में ज़्यादा कैसे पढ़ना है, ठीक है? उसके लिए आई एम हियर टू गाइड यू, ठीक है? तो नंबर सिस्टम का टॉपिक अगेन एज़ आई सेड, इसको तुम आइसोलेट करके मत पढ़ो, इसको तुम बाकी कांसेप्ट्स के साथ क्लब करके पढ़ो। आराम से इसमें भी तुम्हारे क्वेश्चंस बन जाएँगे, ठीक है? फिर नेक्स्ट आते हैं अनदर वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक व्हिच इज़
इसमें भी मैंने देखा है बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट व्हेन आई टीच इन स्कूल्स आल्सो ना, ज्योमेट्री, तो 9th 10th 12th के, इनफैक्ट इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट्स को ज्योमेट्री में प्रॉब्लम होती है अभी भी। शेप ही नहीं समझ आता, या फिर ये एंगल दिया हुआ है, वो साइड दी हुई है, अजीब सा कुछ होता है। ठीक है, तो जैसे ज्योमेट्री में क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, देखा होगा तुमने कि ये एंगल ऐसा है, वो एंगल वैसा है, तो बताओ साइड कैसी होगी एंड ऑल। ठीक है, सेकेंडली सारे ट्रायंगल्स हो गए, सर्कल्स हो गए। ठीक है, इन दोनों पे क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी आते हैं। सर्कल्स में रेडियस टेंजेंट के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और एक ही, ट्रस्ट में एक ही कंसेप्ट है इसमें। इन दोनों में एक-एक ही ऐसी कंसेप्ट है जिस पे बार-बार क्वेश्चन आता है। पर हमें नहीं पता होता कि वो इस कंसेप्ट पे आया है। हम कुछ और ढूँढने लग जाते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री में ना जो फिगर बनाई होती है वो बहुत कन्फ्यूजिंग होती है। ठीक है? मतलब ऐसा एक ट्रायंगल देंगे, इस ट्रायंगल के अंदर ऐसे कुछ तो 3 सर्कल बना देंगे, और पूछेंगे भी नहीं इसके बारे में, पूछेंगे ये बीच का जो पार्ट बच रहा है ना, इसके बारे में कुछ तो पूछेंगे। तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं यार, इसमें मैं ट्रायंगल की कांसेप्ट लगाऊँ, सर्कल की लगाऊँ कि क्या लगाऊँ? ठीक है? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ईज़ी होते हैं एक्चुअली, देखा जाए तो। बहुत ईज़ी-ईज़ी कांसेप्ट्स होते हैं, वो कवर मैंने कर दिया है। फिर सेकेंडली तुम्हारे ज्योमेट्री में क्वेश्चन्स आते हैं व्हिच आर बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन्स। स्ट्रेट लाइन पे क्या क्वेश्चन आता है भाई? लाइन पे क्या, ये इस पे क्या क्वेश्चन पूछेंगे ये लोग? पर वो ऑब्वियसली एक लाइन थोड़ी ना देंगे, ऐसे 1, 2, 3 ऐसे 3-4 कट मार देंगे। यहाँ पे एक और लाइन बना देंगे, यहाँ पे कुछ और बना देंगे। अब ये एंगल देके दे विल आस्क यू कि ये एंगल बताओ। ऐसा कुछ तो अजीब-सा क्वेश्चन होगा। ठीक है, मान लो ये इधर इंटरसेक्ट, पर इसमें भी अगेन देयर आर वेरी फ्यू स्पेसिफिक कांसेप्ट्स व्हिच यू हैव टू यूज़। तुम्हें बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें फिर ट्रायंगल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ देखो एक छोटा-सा ट्रायंगल बन रहा है ना? 2-3 लाइन मिलकर। तो स्ट्रेट लाइन्स के ऊपर भी क्वेश्चन्स आते हैं, एंड मैंने कुछ पेपर्स तो ऐसे देखे हैं जिसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन के ऊपर 4 क्वेश्चन लाइन में थे। ठीक है? हर सेट में 4 क्वेश्चन्स लाइन में, मतलब जैसे 21, 22, 23, 24, और चारों के चारों सिर्फ इस कांसेप्ट पे थे। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक बड़ा-सा क्वेश्चन लिया है, जिसके अंदर तुम और 5 से 6 क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है? और वैसा क्वेश्चन से मैंने तुम्हें पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन्स एक्सप्लेन कर दिया है, और ट्रायंगल्स भी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है? और सर्कल्स के लिए फिर एक अलग सा क्वेश्चन दिया है। ठीक है? इस कांसेप्ट के लिए भी एक अलग सा क्वेश्चन दिया है, सिर्फ ट्रायंगल और सर्कल के लिए। तो ऐसे हमें ना कांसेप्ट्स को क्लब करके पढ़ना और उसको अप्लाई करना सीखना है। मैथ्स में यही होता है। मैथ्स में तुम्हें मैं ऑब्वियसली, अगर मैं एक लाइन है, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, और एक लाइन खींची। ये लाइन मुझे पता है ये है, मान लो लेट्स से 110 डिग्रीज़, और मैं तुम्हें ये एंगल पूछूँ, तो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, क्योंकि ये सिर्फ़ एक कांसेप्ट के ऊपर है। ये शायद तुम्हें स्कूल में पूछ सकते हैं, पर सीडीएस में नहीं पूछेंगे ना। सीडीएस में इसके साथ एक और कांसेप्ट क्लब कर देंगे, तो तुम्हें लगेगा ये पता नहीं कौन से चैप्टर से है, चैप्टर ही नहीं पहचान पाओगे। है कुछ नहीं, ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है, पर बस 2-3 कांसेप्ट मिला के। So basically you have to see कि how you have to club these approaches and how you have to solve it. ठीक है? For that again I have taken big questions, तो इतने बड़े क्वेश्चंस भले ही ना आए वापस, पर उनके सबसेट्स आ सकते हैं। ठीक है? पीवाईक्यूज ही है, कोई बहुत डिफिकल्ट जेईई का क्वेश्चन या आईआईटी का क्वेश्चन उठा के नहीं डाला है। जो भी क्वेश्चंस है ना कोर्स में, सारे पीवाईक्यूज है। पर पीवाईक्यूज में भी मैंने ऐसे कंसेप्ट और ऐसे क्वेश्चंस उठाए जो बार-बार पूछते हैं, और जो एक बार पढ़ोगे तो तुम्हारे 2-3 चीज़ें कवर हो जाएँगी। ऐसे क्वेश्चन्स उठाए मैंने, ठीक है? तो इसी कोर्स में है अगेन। तो ये दोनों चीज़ें बहुत है इम्पोर्टेंट ज्योमेट्री की, और तीसरा अगेन मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन्स पूछते हैं। मिसलेनियस में जब भी लिखता हूँ ना, तो मिसलेनियस का ये समझो कि इसमें वो सारे क्वेश्चन्स होते हैं जो 1 या 2 ही बार पूछे हैं, या फिर बहुत बार नहीं पूछे, पर बहुत आसान है, या फिर जो कांसेप्ट को मिक्स करके पूछा जाता है। ठीक है? तो ज्योमेट्री के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन्स भी आते हैं, जैसे बहुत बार नहीं पूछेंगे, पर कभी उन्होंने पैरेललोग्राम पे पूछ लिया, कभी उन्होंने रोम्बस पे पूछ लिया, ठीक है? तो ये सारा भी कवर होना चाहिए। तो इसीलिए ज्योमेट्री में कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं, ठीक है? एंड अगेन ज्योमेट्री यू कैन ईज़िली गेट 7 टू 8 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है? सो इफ यू सी, अभी तक हमने 5 टॉपिक्स देखे, अभी तक हमने 5 टॉपिक्स देखे, ठीक है? क्या-क्या देखा हमने? अलजेब्रा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री एंड नंबर सिस्टम, ठीक है? Every topic on an average, if you see, you can solve 7 to 8 questions.
तो अगर तुम सिंपल मैथ्स करोगे तो तुम्हारे कितने बन रहे हैं, 35 to 40 क्वेश्चन बन रहे हैं, सिर्फ इसमें से बन रहे, ठीक है। और ये तो मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोले, अभी तो मिसलेनियस और थोड़े छोटे मोटे टॉपिक्स कवर करना बाकी है। तो तुम देखो तो सिर्फ इसमें से तुम्हें 35 to 40 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। एंड दिस इज जस्ट हाफ द कोर्स। ये जो मैंने कोर्स तुम्हें बताया ना, इसका तुम समझो 60 या 70% इज कवर्ड थ्रू दिस। तो बचा हुआ क्या है, आगे और कैसे करना है। तो सिर्फ इतना भी अगर तुम डिलीजेंटली फॉलो करते हो ना इन 5 टॉपिक्स को, तो भी तुम्हें देखो कितने मार्क्स मिल रहे हैं। तो कट ऑफ तो तुम्हारा हो ही रहा है, कट ऑफ तो कितना है, 20 मार्क्स। पर हमें कट ऑफ के लिए एम नहीं करना है, हमें स्कोर करना है। ठीक है, सिर्फ एग्जाम क्लियर करके फायदा नहीं है, मेरिट में भी तो आना है। और मेरिट में किसके आना है, एएफए के आना है, आईएमए के आना है, आईएनए के आना है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि यार मेरे तीनों कट ऑफ क्लियर है, मेरा इंग्लिश भी क्लियर है, मेरा जीके भी क्लियर है, मेरा मैथ्स भी क्लियर, पर मेरा सीडीएस क्लियर नहीं। ऐसे भी होता है बहुत लोगों का, मेरे दोस्तों का भी हुआ है। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल 20-20 मार्क्स तो ले आते हैं, पर फिर वो टोटल मार्क्स नहीं ले पाते सीडीएस के। या फिर किसी को आईएमए जाना है तो उसका आईएमए का नहीं निकल रहा, किसी को पायलट बनना है पर उसका एएफए का नहीं निकल रहा, ऐसे होता है। तो इसके लिए तुम्हें स्कोर करना पड़ेगा मैथ्स में, जो कि तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, वन मोर बेनिफिट ऑफ मैथ्स इज की, लेट्स फेस इट, मैथ्स इज नॉट सॉल्व बाय एवरीवन। ठीक है, सबसे ज्यादा दिक्कत इन तीनों पेपर में मैथ्स में होती है सबको। तो अगर तुम मैथ्स में स्कोर करते हो ना, तो बेस्ट पार्ट इज तुम कंपटीशन में बहुत आगे चले जाते हो। ठीक है, क्योंकि अगर तुम 10 लोगों को उठाओगे सीडीएस के रैंडम, इसमें से मैक्सिमम वही होंगे जिनको मैथ्स में दिक्कत है, आउट ऑफ ऑल दीज 3। ठीक है, तो अगर तुम अच्छा स्कोर कर रहे हो मैथ्स में, तो तुम क्राउड को बहुत आसानी से पीछे छोड़ सकते हो कंपटीशन में। ठीक है, तो दैट इज वन मोर बेनिफिट ऑफ मैथ्स, पर उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। कि डिफिकल्ट है तो ऑफकोर्स मेहनत करनी है, क्योंकि अगर कुछ लोग कर सकते हैं अगर एएफए का कट ऑफ, तो फिर ये लोग क्यों नहीं कर सकते, ये भी तो यहाँ पहुंच सकते हैं ना, और ये भी तो यहाँ पहुंच सकते हैं। मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर दैट यू नीड दोस 10 to 15 एक्स्ट्रा मार्क्स। फॉर दैट यू नीड टू चूज योर स्कोरिंग सब्जेक्ट। एंड सिर्फ स्कोरिंग नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो कंपटीशन में हेल्प करे, है ना। वरना तुम इंग्लिश में 80 मार्क्स लेके आओ, पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सबको ही अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उसमें। ठीक है, तो वैसा भी नहीं करना है हमें। ठीक है, तो बेसिकली सिर्फ इन 5 टॉपिक से ही तुम्हारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, और अभी तो हमें और कवर करना है, अभी तो हमें और कुछ टॉपिक्स बताए पढ़ने। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अभी आते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स पे। मिसलेनियस टॉपिक्स क्या है, इनमें से हर टॉपिक के दो दो तीन तीन क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे। जैसे पहला है तुम्हारा सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज देखा होगा ना, बड़ा सा एक सीरीज देंगे कि दिस प्लस दिस कितना होता है, और ऑप्शन में ऑप्शंस होंगे ऐसे 0, 1, -1, 2 ऐसे। तुम बोलोगे यार इतनी बड़ी सीरीज है, वो 0 कैसे हो सकती है भाई, थोड़ी तो इज्जत दो सीरीज को। पर हो जाता है कभी कभी 0, 1 ही हो जाता है कभी कभी ऐसे। ठीक है, तो इतनी बड़ी सीरीज को इतने कम में कैसे करना है। अगेन देर आर वेरी फ्यू स्पेसिफिक सीरीज जो बार बार पूछी जाती है अलग अलग वे में। उसी सीरीज में कभी अलजेब्रा डाल देंगे तो कभी ट्रिग्नोमेट्री डाल देंगे, एक्स की जगह साइन थीटा लिख देंगे और हम कंफ्यूज हो जाएंगे अब क्या करना है। तो क्या करना है वो सारा चीज मैंने कवर किया है। अगेन इसका मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है जो सबसे डिफिकल्ट है, तो आसान वाले तो तुम्हारे हो ही जाएंगे, और वो मैंने इस कोर्स में डाला। ठीक है, सीरीज के ऊपर एक अलग से वीडियो है, इसके तुम्हें 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे हर पेपर में। ठीक है, सीरीज हो गया। अनदर मिसलेनियस टॉपिक विच इज देयर, वो होता है तुम्हारा स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। कि ट्रेन के क्वेश्चन देखे तुमने, तुम ट्रेन को भी इसमें कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन में तो स्पीड और डिस्टेंस ही पूछते हैं ना, और क्या होता है ट्रेन, इसमें तुम ट्रेन के भी टॉपिक जोड़ दो यू वांट। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन होता है ना, एफकेट में ज्यादा पूछते हैं इन टॉपिक्स को, पर सीडीएस में इनके ऊपर ज्यादा नहीं आते, दो दो तीन तीन क्वेश्चन आते हैं। जैसे तुम्हें बोल देंगे कि राम यहाँ से भागा था और उसकी गर्लफ्रेंड कहीं और से भागी थी, तो बताओ कितने टाइम बाद मिलेंगे दोनों, क्या मिल भी पाएंगे कि नहीं, फिर राम को और तेज भागना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें भी ऐसा होता है ना कि ये राम है, ये उसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है मान लो। अब इनका झगड़ा नहीं हुआ है तो दोनों ऐसे भागेंगे, पर अगर इनका झगड़ा हुआ है तो क्या होगा, ये ऐसे भागेगी और फिर राम ऐसे भागेगी। तो इन दोनों केसेस में तुम्हें ढूंढना पड़ता है कि ये दोनों कब मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है इस केस में वो मिले ही ना, तो ये भी ढूंढना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो पूछते हैं उस पर भी क्या अप्रोच करनी चाहिए और कैसे
सॉल्व करना है, दैट एक ही बार में तुम पढ़ लोगे तो हो जाएगा। फिर राम की जगह अगर पूरी की पूरी ट्रेन रख दी इन्होंने किसी दिन, तो भी वो क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर भी ऑफकोर्स ट्रेन ट्रेन थोड़ी पीछे भागेगी, तो दोनों ट्रेन है, तो ट्रेन भी एक डायरेक्शन में जा रही है कि उल्टे, तो वो भी तुम्हें पूछ सकते हैं। तो ये भी तुम्हारा कवर हो जाएगा, ठीक है, इन ऑल दिस स्पीड डिस्टेंस टाइम। फिर तीसरा आता है तुम्हारा टाइम एंड वर्क। ये दोनों अलग अलग है। टाइम एंड वर्क में वो सारे क्वेश्चंस आते हैं कि 4 लोगों ने मिलके 4 दिन में 4 दीवारें बांधी, तो 8 लोगों ने 8 दिन में कितनी दीवारें बांधी, आता है ना ऐसा क्वेश्चन। इंस्टाग्राम में तो बहुत आता है ऐसा क्वेश्चन, देखा होगा तुमने, सॉल्व नहीं किया होगा कभी पर देखा होगा, फॉरवर्ड वगैरह किया होगा अपने दोस्तों को, ना उनको आंसर आया होगा ना तुम्हें, पर अब आ जाएगा, ठीक है। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये किसी कंसेप्ट पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो वो क्या कंसेप्ट है, उसमें हमें कैसे यूज करना है और सीडीएस में कैसे पूछते हैं, दैट अगेन आई हैव कवर्ड इन दिस कोर्स, एंड बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी। देयर इज लिटरली ओनली वन कंसेप्ट जिस पर ये पूरा टॉपिक है, एक ही कंसेप्ट है, उसके अलावा तुम्हें कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं। कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, सिर्फ उस कंसेप्ट के ऊपर ये पूरा टॉपिक हो जाता है। मुझे पता है मार्केट में तुम्हें इस टॉपिक के ऊपर कम से कम 5 6 या 10 फॉर्मूले मिलेंगे कि इस टाइप के लिए ये फॉर्मूला, उस टाइप के लिए वो फॉर्मूला, कुछ भी जरूरत नहीं। एक कंसेप्ट है, उसी पूरे कंसेप्ट के ऊपर ये टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है। सो दैट कंसेप्ट यू कैन लर्न, एंड इफ यू लर्न दैट कंसेप्ट तो कोई भी लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। ये सारी चीजें तुम्हें बाद में एफकेट में भी हेल्प करेंगी, ठीक है, क्योंकि ये मिसलेनियस टॉपिक्स एफकेट में ज्यादा पूछते हैं। तो अगेन इसके ऊपर 2 3 क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के काफी क्वेश्चन आजकल पूछने लगे कि ए ने बी से खरीदा, बी ने सी से खरीदा, सी ने डी से खरीदा, ऐसा पूरा चेन बना देते हैं। या तो फिर डायरेक्टली भी पूछते हैं कि अगर ए को 25% हुआ, बी ने वही चीज खरीदी, 30% लॉस वगैरह। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत आते हैं प्रॉफिट लॉस के, पर उनके पीछे भी एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है, और वो क्या कंसेप्ट है और वो बार बार क्यों पूछते हैं, दैट आई हैव कवर्ड। तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो कि अगर कोई क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहा है तो वो क्यों पूछे जा रहा है, उसमें से क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है, उस क्वेश्चन के अराउंड क्या क्या आ सकता है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो वो सारी चीजें मैंने कवर की है अबाउट दीज टॉपिक्स, जो ये जो मिसलेनियस टॉपिक्स है, ठीक है। एंड पांचवा, मिक्सचर एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन पता है ना, कि एक मिल्कमैन है, वो थोड़ा सा फ्रॉड है, उसने 10 लीटर मिल्क में 2 लीटर पानी मिला दिया, फिर उसको पता नहीं, वो भगवान के दर्शन करके आया तो सुधर गया, फिर उसने और 10 लीटर मिल्क डाल दिया, फिर उसका दोस्त उसको मिला, बोलता है नहीं नहीं तू तो लॉस में जाएगा, फिर उसने और 3 लीटर पानी डाल दिया, तो अब उसको क्या करना चाहिए वगैरह। तो ये ऐसे सारे क्वेश्चंस मिक्सचर वाले में कवर हो जाएंगे। तो दूध और पानी की जगह कभी सैंड और रॉक दे देंगे या ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो जो भी रेशियो प्रोपोर्शन का भी जो टॉपिक है, उसका और मिक्सचर का कंसेप्ट एक तरह से तुम रिलेट करके पढ़ सकते हो, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन वही कंसेप्ट लगती है, बस बस थोड़ा सा अलग वे में। और इसी पे फिर तुम्हारा डिपेंडेंट होता है परसेंटेज का कंसेप्ट, ठीक है। अब ये सारे कंसेप्ट को ना रिलेट करके पढ़ते आना चाहिए। जैसे मैंने बोला ना, मिक्सचर और इसको रिलेट कैसे करना है, इसको इसका साथ रिलेट कैसे करना है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। इसको अगर अलग अलग टॉपिक ट्रीट करने लग जाओगे ना, तो बहुत दिक्कत होगी और बहुत टाइम जाएगा, और इतना टाइम हमारे पास अभी है नहीं। तो क्या करना है, डरना नहीं है। इन कंसेप्ट को रिलेट करके पढ़ना कैसे है, वो मैंने तुम्हें बता दिया है कोर्स में। तो अगर तुम्हें बना बनाया कोर्स मिल रहा है, अगर थाली सजा के कोई दे रहा है, तो अभी खाने की मेहनत तो तुम कर ही सकते हो, उतना तो आई गेस कर सकते हो। अगर भूख लगी है तुम्हें और कोई तुम्हें थाली सजा के दे रहा है, तो खाने की मेहनत तो कर ही लो, है ना। तो वही मेहनत तुम्हें खाने की करने के लिए आई एम टेलिंग यू कि ये जो कोर्स है, क्रैश कोर्स, सही मायने में तुमको एक्चुअली 40+ मार्क्स मिल सकते हैं इसमें से। अगर तुम्हें नहीं लगता है तो पेपर जब आएगा ना, जिस दिन पेपर आएगा उस दिन मैं तुम्हें आराम से 50 क्वेश्चंस ढूंढ के दे सकता हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स के डिपेंडेंट आए, ठीक है। पक्की गारंटी है, और गारंटी इसलिए है यार क्योंकि ना हर बार पूछे जाते हैं, तो एकदम से तो पैटर्न चेंज नहीं होता है ना किसी भी एग्जाम का। और अगर होता भी है, बहुत डिफिकल्ट आ जाती है एग्जाम, तो वो सबके लिए आ रहा है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं आ रहा है ना। तो डरना नहीं है, तो आराम से हम क्वेश्चंस छांट छांट के करेंगे, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द टॉपिक्स, एंड एज आई टोल्ड यू, और एक बार बता देता हूँ, जो हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखे थे, कितने थे वो, 5 टॉपिक्स थे।
और हर टॉपिक में से हमने कितने क्वेश्चंस देखे, 7 to 8। तो टोटल कितने बनते हैं तुम्हारे, 35 to 40। अभी मिसलेनियस हमने कितने 7 टॉपिक्स देखे, ठीक है। हर टॉपिक में से कितने, 2 से 3 क्वेश्चन। तो अगर तुम इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बनता है, ये 14 to 21। सिंपल ऐड करते हैं, कुछ भी ज्यादा हमें इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं रखना है। तो अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा तुम्हारा, 49 से 61, ठीक है। 49 to 61 क्वेश्चन। एवरेज ले लोगे तो कितना आता है, अराउंड 55 क्वेश्चन। तो 55 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तुम बहुत आसानी से सिर्फ इस कोर्स के ऊपर सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बहुत इजी पैटर्न और बहुत इजी तरीके से, बहुत स्पेसिफिक अप्रोच के साथ मैंने समझाया है, ठीक है। तो तुम देखो तो 55 क्वेश्चंस आर इन योर हैंड। फिर भी 55 की जगह मैंने 40 प्लस क्यों बोला है, कम क्यों बोला है, उसका भी रीजन बताता हूँ, ठीक है। थोड़ी एग्जाम स्ट्रेटेजी के ऊपर 2 मिनट बात करते हैं। और यही एग्जाम स्ट्रेटेजी के ऊपर डिटेल में मैंने कोर्स में बताया है, क्योंकि क्या होता है ना, स्ट्रेटेजी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनती है, ठीक है। तो कौन से क्वेश्चन में कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है, या कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन में स्ट्रेटेजी यूज करनी है, वो मैंने कोर्स में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर मैं तुम्हें एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार तुम्हें आता बहुत कुछ है पर स्ट्रेटेजी नहीं है, इसीलिए तुम कम मार्क्स स्कोर कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास कितने होते हैं, 120 मिनट्स। पर हम 120 नहीं गिनेंगे, हम गिनेंगे 110 मिनट्स, ठीक है। 110 क्यों गिन रहा हूं मैं, क्योंकि मान के चलो तुम्हें पूरे के पूरे 120 मिनट नहीं मिलने वाले सॉल्व करने के लिए। कभी पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते करते तुम्हारा रोल नंबर लास्ट, तो तुम पे लास्ट आ गया। कलेक्ट करते वक्त तुम फर्स्ट थे, तुम्हारा पहले कलेक्ट हो गया, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि तुम्हें लेट मिला हो, या तुम्हारे एग्जाम सेंटर में जल्दी बेल बजा दिया, कुछ भी। तो जो 10 मिनट्स की वार्निंग बेल होती है उसी पे इन्विजिलेटर ने पेपर कलेक्ट कर लिया। एंड दीज आर जेन्युइन प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं। और इस एक की वजह से उनका पूरा मूड ऑफ हो जाता है। तो पहले ही मान के चलो कि तुम्हें 10 मिनट कम मिलने वाले, उसमें भी तुम्हें OMR शीट भरनी होती है, ठीक है। तो इनफैक्ट 100 मिनट्स ही हम पकड़ेंगे, 110 की जगह 100 मिनट्स। तो क्योंकि हम लोग सारा मिनिमम कैलकुलेशन कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो 100 मिनट्स में अगर तुम्हें 40 क्वेश्चन करने हैं, 50 मान लेते हैं, अभी हम 55 का हिसाब कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन मान लो तुम्हें ये करना है। तो फिर भी तुम्हें एवरी क्वेश्चन के लिए कितना मिल रहा है, 2 मिनट मिल रहा है तुम्हें हर क्वेश्चन के लिए। एंड दिस इज अपार्ट फ्रॉम OMR, ठीक है। इसके अलग अलावा तुम्हें OMR के लिए यहाँ पे तुमने ऑलरेडी 10-20 मिनट रखे हैं। तो तुम्हें हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट मिल रहे हैं। 2 मिनट मतलब बहुत होते हैं यार, 120 सेकेंड। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुमने ये कोर्स अच्छे से डिलीजेंटली फॉलो किया ना, और अगर तुम्हें पता है ना, या अगर तुम सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, और जो मैंने टॉपिक्स बताए उन टॉपिक्स को तुमने फॉलो किया, और उस टॉपिक्स को सही अप्रोच से अगर फॉलो किया, तो 120 सेकेंड्स बहुत है तुम्हारे लिए। मतलब तुम 2 बार क्वेश्चन कर सकते हो इतने में। मैं सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। 120 सेकेंड्स में यू कैन सॉल्व एंड वेरीफाई द क्वेश्चन बहुत आसानी से, अगर तुम इन टॉपिक्स को और इन अप्रोचेस को फॉलो कर रहे हो स्ट्रेटेजी से। क्योंकि स्ट्रेटेजी बनाओगे तभी तुम्हें आसान लगेगा यार, वरना तुम्हें बहुत लगेगा कि यार 100 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 100 क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इतना तो मुझे आता ही नहीं है। मतलब मैं खुद के 100 क्वेश्चन बनाऊं तो भी मेरे से सॉल्व नहीं होंगे, तो इनके दिए हुए कैसे करूं, ऐसे सब थॉट्स आते हैं ना। पर अगर तुम इसको ब्रेक डाउन करोगे तो मैं समझेगा कि 100 क्वेश्चन मुझे करने भी नहीं है, मुझे तो कितने करने, 55। 55 की तैयारी है, मैं 50 भी करता हूँ तो भी मुझे 2 मिनट मिल रहा है क्वेश्चन। 50 की जगह अगर 40 करता हूँ तो कितने मिल रहे हैं मुझे, 2.5 मिनट्स मिल रहे हैं, है ना, हर क्वेश्चन के लिए। 2.5 मिनट्स आर ऑल्सो इनफ। 150 सेकेंड्स बहुत होते हैं यार, 120-150 सेकेंड में बहुत कुछ सॉल्व हो जाता है मैथ्स में, ठीक है। तुम्हें बस पता होना चाहिए। जब नहीं पता है ना तो 10 मिनट भी कम है। हर क्वेश्चन में 10-15 मिनट डालोगे तो भी कम पड़ेगा, तो तुम्हारे हार्डली 20-30 क्वेश्चन बनेंगे। पर वो हमें करना नहीं, ठीक है। तो अब कोई क्वेश्चन 2 मिनट के होते हैं, कोई क्वेश्चन सच में 5 मिनट के होते हैं, कोई क्वेश्चन 1 ही मिनट का होता है। ये कैसे पहचानना है, ये भी मैंने तुम्हें बताया कोर्स में, ठीक है। बिकॉज अभी क्या है कि कोर्स में मैंने तुम्हें PYQs के थ्रू बताया, ठीक है। तो उसमें तुम क्वेश्चन के थ्रू स्ट्रेटेजी समझोगे तो तुम्हें और भी ज्यादा इजी होगा, ठीक है, समझना। क्योंकि अभी तो हम क्या है कि मैं तुम्हें एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ, स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि कैसे मैक्सिमाइज करना है अपने स्कोर को। पर क्वेश्चंस के थ्रू कैसे करना है ये तुम्हें कोर्स में और भी बेटर समझेगा,
ठीक है। सो इस वीडियो के बाद जब तुम कोर्स देखोगे ना, तो तुम्हें ये भी समझ जाएगा कि कोर्स को यूटिलाइज कैसे करना है तुम्हारे बेस्ट बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो ये भी तुम समझ जाओगे। So basically, what you have to do is after this video, go to the course and see how these topics you can maximize to your benefit. And if you diligently follow it, trust me, तुम easily 50 questions कर सकते हो। 40 तो minimum मैंने बोला है, but you can easily solve 50 questions। और मैंने तुम्हें कैलकुलेट करके बताया, ऐसे नहीं कि हवे में बता रहा हूँ या बस मुझे मैथ्स आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जिसको मैथ्स आता है ना, वो इस नंबर को 50 को आसानी से 80 बना सकता है। ठीक है, जिसको बिल्कुल मैथ्स नहीं आता, जिसने छुआ ही नहीं है, उसके लिए 40-50 इनफ है आफ्टर द कोर्स। पर जिसको मैथ्स आता है, वो तो इस नंबर को आराम से 70 टू 80 कर सकता है। और जिसको 70 टू 80 करना है ना, उसके लिए भी मैंने स्ट्रेटेजी बताई है। ठीक है, तो मैंने हर कैटेगरी के लिए स्ट्रेटेजी बताई है। तुम 40 वाले कैटेगरी में हो या 50 या तुम 80-90, तुम जिस भी कैटेगरी में आते हो ना, उस कैटेगरी के लिए मैंने डिटेल स्ट्रेटेजी क्वेश्चंस के थ्रू बताई है कि इसको कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, इसको कौन से करने चाहिए, इसको कौन से करने चाहिए। हर टाइप ऑफ टारगेट के लिए मैंने क्वेश्चंस और स्ट्रेटेजी तुम्हें बताई है कोर्स में। ठीक है, इसीलिए तो इसको क्रैश कोर्स और 30 डेज में बोला है ना, बिकॉज एक अच्छा सा निचोड़ के 5-10 साल के क्वेश्चन पेपर का अच्छा निचोड़ बना के तुम्हें प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो मस्त नींबू निचोड़ के दे रहे हैं, तो तुम पी लो यार लेमन जूस आराम से। ठीक है, सो आई होप कि यू वुड हैव got to know ki how to follow this. If you have any doubts, then obviously you can put your doubts in the comment section and I will reply to it. But I think कि strategy के मामले में कोई डाउट नहीं होगी तुम्हें। एंड ऑब्वियसली यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के साथ शेयर करने में बेनिफिट ये होता है ना कि फ्रेंड भी तुम्हें कुछ बता सकता है। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, तुम अपना करोगे, उसका भी फायदा होगा, तुम्हारा भी होगा। तो फ्रेंड्स के साथ वीडियो और कोर्स शेयर करने का और उन्हें भी बताने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि विन विन सिचुएशन होती है। ठीक है, इवन यू कैन लर्न थ्रू इट एंड इवन दे कैन लर्न थ्रू इट। ठीक है, और बहुत ही कम मिनिमल कॉस्ट में है। सो आई डोंट थिंक इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर एनीवन, बिकॉज वी डोंट वांट कि यार कोई खरीदना चाहता है पर खरीद नहीं पा रहा है। तो इसीलिए बहुत मिनिमम कॉस्ट में है, बिकॉज सो दैट एनीवन कैन इजीली बाय इट। तो कोर्स तो तुम खरीद ही सकते हो, और जो उनको नहीं चाहिए, सेल्फ स्टडी करना है, उनके लिए भी मैंने बता ही दिया है। So if you follow this strategy, I think 30 days are more than enough for you। अगर कहीं पे तुम्हें सुनाई में दिख रहा है कि यार एक महीना कुछ भी नहीं है, छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, भाग जाओ ऐसे लोगों से और ऐसे वीडियो से जो बता रहे हैं कि एक महीने में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है। मैंने खुद बहुत बार 1 महीने, 2 हफ्ते, 3 हफ्तों में निकाला है। मेरे दोस्तों ने भी निकाला है, जिनको बिल्कुल मैथ्स नहीं आता था, उन्होंने भी निकाला है। ठीक है, तो और मैंने खुद 4 to 5 times सीडीएस निकाला है, 5 times एफकेट निकाला है, दैट टू विद अ गुड स्कोर, 200 प्लस स्कोर के साथ। तो इफ यू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स, उसमें नो डाउट। यू हैव टू फॉलो इट डिलीजेंटली। मेहनत तुम्हें करनी है, मैंने तुम्हें बता दिया कैसे कैसे करनी है, कहाँ करनी है। अब मेहनत तो तुम्हें ऑब्वियसली खुद करनी है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इफ यू वर्क अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटेजी, देन यू विल ऑब्वियसली स्कोर मोर देन 40। तो कम है, 50 भी आराम से स्कोर कर लोगे। ठीक है, सो if any doubts, you can always comment and you can let me know. I will be happy to solve your doubts। क्योंकि यार तुम आगे बढ़ोगे तो अच्छा ही लगेगा यार, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है ना कि when because I have been through this time ना, ये 1 महीने का जो लास्ट 1 महीना होता है, सबसे ज्यादा दिमाग खराब इसी 1 महीने में होता है। तुम कितनी भी पढ़ाई कर लो, पर इस 1 महीने को मैक्सिमाइज नहीं करोगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम आती है एग्जाम डे के दिन। ठीक है, फिर हम अलग अलग चीज़ों को ब्लेम करते हैं, लक हो गया, टाइम हो गया, एनवायरनमेंट हो गया कि मेरा स्कूल खराब था, मेरा बेंच हिल रहा था, मेरा तो पेन ही खत्म हो गया, एंड देन वी स्टार्ट ब्लेमिंग अदर थिंग्स। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो। यू गाइज आर आई थिंक डूइंग वेरी वेल अभी तक। अ, जितना मैंने देखा है, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग। तो कीप डूइंग दैट हार्ड वर्क। एंड पीवाई क्यूज के लिए यू आर ऑलवेज वेलकम, आ जाओ कोर्स ले लो, बहुत अच्छा तुम्हें फायदा होगा एंड तुम्हारे पक्का मार्क्स बढ़ ही जाएंगे। ठीक है, so with this we'll end this video, and for any doubts you can always as I said, can hit the comment section, you can share with your friends so that even they can tell you uh, their doubts, and you can help them. So yes, take care, Jai Hind, and I hope you all study well.
एंड यू ऑल पास विथ गुड स्कोर एंड तुम्हारा नाम मेरिट में आ जाए, यही दुआ है। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।